सत्यपुर गांव का किनारा, जहां मिट्टी की दरारें गरीबी की तरह हर घर को चीर रही थीं। इस गांव में रहता था एक साधारण किसान, मोहन। उसके पास जमीन तो थी, पर इतनी बंजर कि वहां से 2 वक्त का अन्न भी मुश्किल से निकलता था। उसके घर में थी उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद एक ही सहारा, उसकी होनहार बेटी सुष्मिता। चल रे गोरख, थोड़ा और जोर लगा। ये आखिरी क्यारी है, फिर घर चलेंगे। गोरख उसका बूढ़ा बैल था। उसके साथ ही मोहन दिन रात खेत में जूझता, लेकिन खेत की हालत इतनी खराब थी कि फसल की उम्मीद हर बार अधूरी रह जाती। बाबा, धूप बहुत तेज है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं भी बैल को पानी पिला देती हूँ। बिटिया, तेरे बिना तो मैं कब का हार मान चुका होता। तू ही मेरी ताकत है। मोहन का घर टूटी दीवारों और फूस की छत से बना था। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में आग उगलता, पर इन हालात में भी सुष्मिता हर सुबह मुस्कान लेकर उठती और अपने पिता को ढांढस देती। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा घर भी अच्छे घरों जैसा होगा। बिटिया, मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा खजाना है, बाकी सब तो माया जाल है। भाइयों, इस बार मेरे खेत में थोड़ी फसल आई है। अगर मंडी तक ले जाने में मदद मिल जाए तो। अरे मोहन, तेरे खेत की फसल तो आधे बोरे में भी आ जाएगी। क्या फायदा इसमें मदद करने का। सच कह रहा है, तेरी मेहनत हमेशा बेकार जाती है। तू चाहे जितना हल चला ले, किस्मत बदलने वाली नहीं। गांव वालों की बेरुखी ने मोहन का दिल और भारी कर दिया, लेकिन सुष्मिता सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग भी। बाबा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक दिन यही लोग हमारी मेहनत की मिसाल देंगे। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने खेत की थोड़ी सी उपज बांधी और गोरख के साथ मंडी की ओर चल पड़ा। उसकी उम्मीद थी कि शायद इस बार अच्छा दाम मिल जाए। हे धरती माँ, बस इस बार मेरी लाज रख लेना। बाबा, अगर कम दाम मिले तो भी चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी था लालचंद सेठ। उसका नाम सुनते ही लोग डरते थे। वो चालाक था और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना जानता था। अरे मोहन, फिर आ गए अपनी नन्ही सी फसल लेकर। क्या करेगा इसका? ले, मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूं, और गोरख बैल भी मेरे पास छोड़ जा। गोरख? लेकिन वो तो मेरा सहारा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अरे मूर्ख, गोरख अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी जगह मैं तुझे नया बैल दूंगा, और हां, पैसे भी दूंगा। सोच ले, वरना तेरी फसल कोई नहीं खरीदेगा। मोहन दुविधा में पड़ गया। भूख और गरीबी की आग ने उसके सोचने की ताकत छीन ली थी। मोहन जब घर लौटा तो उसके पास थोड़े से पैसे थे, लेकिन गोरख नहीं था। बाबा, गोरख कहाँ है? बिटिया, मजबूरी थी। सेठ ने पैसे दिए और वादा किया कि नया बैल देगा। बाबा, आपने उसकी बातों में आकर गोरख को खो दिया। ये सेठ हमें कभी मदद नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारा फायदा उठाएगा। उस रात झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी। पिता की मजबूरी और बेटी का गुस्सा दोनों एक दूसरे के सामने बिखरे पड़े थे। पर उसी खामोशी में सुष्मिता ने ठान लिया कि अब हालात बदलने हों। गरीबी और मजबूरी ने मोहन का सहारा छीन लिया था, लेकिन इसी बेबसी से जन्म ले रही थी सुष्मिता की ताकत। वो जान चुकी थी कि अब लालचंद सेठ को उसके ही खेल में हराना होगा। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। लालचंद सेठ की चालाकी धीरे धीरे सामने आने लगी थी। मोहन ने मजबूरी में अपना बैल दे तो दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। गांव और मंडी दोनों जगह सेठ का दबदबा था
और उस दबदबे में मोहन जैसे गरीब किसान रोज पिसते चले जाते थे। अरे भोला, देख, ये जो गेहूं आया है इसमें आधा कचरा मिला दे। दाम पूरे वसूल करना और अनाज आधा रखना, यही है असली व्यापार। जी मालिक, पर लोग अगर पकड़े गए तो? लोगों को क्या पता चलेगा? सबको बस सस्ता माल चाहिए, और गरीबों की आवाज कौन सुनता है? यही खेल है बोला, यही खेल। सेठ का व्यापार धोखे और मिलावट पर टिका था, लेकिन लोग उसकी सच्चाई नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उसकी जुबान मीठी और जेब भरी हुई थी। गोरख चला गया, अब खेत कैसे जोतूंगा? लालचंद ने कहा तो है नया बैल देगा, लेकिन कब तक इंतजार करूं? बाबा, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। वो आपको और फंसाएगा। हमें खुद कुछ सोचना होगा। तो क्या करूं बिटिया? भूख लगने पर इंसान सोच भी नहीं पाता। मैं मजबूर हूँ। मजबूरी ही ताकत बननी चाहिए बाबा। अगर हम खुद पर भरोसा ना करें तो कोई हमारा भला नहीं करेगा। भाइयों, मैंने लालचंद को अपना बैल दिया, लेकिन अभी तक उसने नया बैल नहीं दिया। ये नाइंसाफी है। मोहन, सेठ बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए। वो कह रहा है कि जल्दी ही तुझे बैल देगा। अरे मोहन, इतना अधीर क्यों हो रहा है? मैं कब तेरे पैसे मार रहा हूं? धीरज रख, बैल भी मिलेगा और दाम भी। मोहन, तू सेठ से पंगा मत ले। तेरे जैसे कई लोग उसकी बात मानते हैं। पंचायत भी लालचंद के पैसे और दबदबे के आगे झुक चुकी थी। मोहन के पास इंसाफ की कोई राह न बची। बाबा, अगर पंचायत भी उसकी जेब में है तो हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हम उसके खेल को समझेंगे और उसे उसके ही जाल में फंसाएंगे। बिटिया, तू तो बच्ची है, तू सेठ को कैसे हरा पाएगी? बाबा, बच्ची हूँ पर मूर्ख नहीं। उसकी चालबाजी मैं भली भांति समझ रही हूँ। अब की बार मैं ही मंडी जाऊंगी। सुना है इस बार मोहन की बेटी खुद सेठ से मिलने जा रही है। पर वो सुष्मिता है, सुना है बहुत चतुर है, शायद वही कोई करिश्मा कर दिखाए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। सबकी निगाहें अब सुष्मिता पर टिक चुकी थी। मोहन तो सीधा था, उसकी बेटी आई तो क्या फर्क पड़ता है? औरतें तो बस मीठी बातें ही कर सकती हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। मालिक, वो लड़की चतुर लगती है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। चुप, जिसे मैं चाहे उसे हरा सकता हूं। वो लड़की मेरी चालाकी के सामने टिक ही नहीं पाएगी। गांव अब एक नए खेल का मैदान बनने वाला था। एक तरफ लालचंद का लालच और ताकत, दूसरी तरफ एक किसान की चतुर बेटी का साहस। असली टकराव अभी बाकी था, और इस टकराव में जीत का फैसला बुद्धि से होना था, ताकत से नहीं। सत्यपुर गांव में चर्चा थी कि मोहन की बेटी सुष्मिता मंडी जाएगी और लालचंद सेठ से सामना करेगी। लोग ये सुनकर हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। किसी को विश्वास नहीं था कि एक गरीब किसान की बेटी उस धूर्त सेठ को मात दे पाएगी। पर सुष्मिता के मन में न डर था न हिचक। उसकी आंखों में एक ही सपना था, पिता का खोया सहारा वापस लाना और सेठ की चालबाजी को बेनकाब करना। बिटिया, तू सच में मंडी जाएगी? वहाँ तो चालाक व्यापारी हैं, तू अकेली कैसे सामना करेगी? बाबा, डरने से कुछ नहीं होगा। आपने गोरख खो दिया, अब और खोने को क्या बचा है? अगर हम खामोश रहे तो वो और भी दबाएगा। अब वक्त है उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का। मोहन ने बेटी के आत्मविश्वास को देखकर चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके भीतर डर था, पर कहीं ना कहीं उसे सुष्मिता की बुद्धि पर भरोसा भी था। देख भोला, आज तमाशा होगा। मोहन की बेटी आई है सौदा करने। जरा देखना मैं कैसे इसे भी अपनी बातों में फंसाता हूँ। मालिक, पर ये लड़की चालाक लगती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे भोला, चालाकी मेरा हुनर है, ये लड़की तो बस बच्चे जैसी है। सेठ जी, ये लकड़ियां हैं, इन्हें तौल लीजिए और उचित दाम दीजिए। अरे बेटी, तू तो पहली बार आई है। देख, ये लकड़ियां बहुत हल्की हैं। मैं तुझे जितना देना चाहिए उसका आधा ही दे सकता हूँ। मान ले तो ठीक, वरना तेरे लकड़ी सड़ जाएंगे। सेठ जी, लकड़ियां हल्की हैं या भारी, इसका फैसला तराजू करेगा, आपकी जुबान नहीं। तौल के हिसाब से दाम दी। भोला, जरा तराजू ले आ और जल्दी जल्दी लकड़ी तोल दे। भोला तराजू लेकर आया।
ये वही तराजू था जिसमें पहले से गड़बड़ी की गई थी। कांटे झुकते ही लकड़ी का वजन कम निकल आया। सेठ जी, इतना ही निकला वजन? देख बिटिया, तेरा माल तो अच्छा है, लेकिन वजन थोड़ा कम निकला है। चल, इतने ही में सौदा कर ले। सुष्मिता ने पल भर लालचंद की आंखों में देखा। उस नकली मुस्कान के पीछे छिपे धोखे को उसने पहचान लिया। सेठ जी, ज़रा रुको। ये जो वजन बता रहे हैं ना, ये सही नहीं है। मैंने घर पर ही इस लकड़ी को तोल कर रखा था और वजन कुछ और निकला था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, लड़की कह रही है कि उसने पहले ही तोल कर रखा था। हो सकता है सच बोल रही हो। सेठ तो कई बार लोगों को कम भाव देता है। अरे, ये सब दिखावा है। इसे तराजू का क्या पता? बोला सालों से तोलता आ रहा है, गलती कैसे हो सकती है? गांव वालों, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे घर का तराजू गवाह है, और अगर आप में से कोई चाहे तो इस लकड़ी को किसी और तराजू पर तौल सकता है। भीड़ और जोर से शोर मचाने लगी। लोग सुष्मिता की बहादुरी देखकर चौंक गए। सेठ, अगर तू ईमानदार है तो क्यों डर रहा है? किसी और तराजू पर तोलने में क्या दिक्कत है? लालचंद के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा था लड़की चुपचाप मान जाएगी, लेकिन अब तो लोग भी इकट्ठे होने लगे थे। कुछ कर, वरना आज हमारी पोल खुल जाएगी। सेठ जी, भीड़ बहुत है, बचना मुश्किल है। सेठ जी, या तो असली तराजू से तौल कर दिखाइए, या फिर मान लीजिए कि आप लोगों को धोखा देते हैं। सच सामने आना चाहिए। ईमानदारी की कसौटी पंचायत है। चलो वहां चलते हैं। भीड़ का दबाव बढ़ता गया। लालचंद लाख टाल मटोल करता रहा, पर गांव वालों ने साफ कह दिया। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी। नीम के नीचे बड़े बुजुर्ग बैठे थे। मुखिया सबसे आगे, उनके पास गांव के कुछ माननीय लोग। सबकी नजरें सुष्मिता और लालचंद पर थीं। सुष्मिता, तूने आरोप लगाया है कि सेठ लालचंद तराजू में धोखा देता है। सबके सामने अपनी बात कहा। मुखिया जी, ये लकड़ी मैंने घर पर तोड़ कर लाई थी। वजन साफ साफ लिखा था, पर मंडी में सेठ के नौकर ने कम दिखाया। गांव वालों के सामने मैं सच कह रही हूँ, और ये भी कह रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है। मुखिया जी, मैं मंडी में मौजूद था। मेरी आंखों के सामने भोला ने तराजू में गड़बड़ी की थी। हाँ, और जब लड़की ने आवाज़ उठाई तो सेठ टाल मटोल करने लगा। साफ है कि गड़बड़ी हुई है। लालचंद की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। गांव की चौपाल का माहौल अब उसके खिलाफ हो चुका था। उसने सोचा कि अगर उसने गलती नहीं मानी तो गवाही और सबूत उसे बर्बाद कर देंगे, और अगर बात राजा तक गई तो मुझे बड़ी सजा मिलेगी। सेठ, तू क्या कहना चाहता है? तेरे खिलाफ दो गवाह गवाही दे रहे हैं। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गड़बड़ी की है। मैं तोल में धोखा देता आया हूं और मोहन से बैल देने का वादा भी किया था, पर उसे हड़पना चाहता था। गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। किसी को गुस्सा आ रहा था तो किसी को राहत कि सच सामने आया। लेकिन आज इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। इसके साहस और समझदारी ने मुझे मेरी गलती दिखाई है। मैं पंचायत के सामने वादा करता हूं कि मोहन को नया बैल आज ही दूंगा और आगे से ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा। यही असली जीत है सेठ जी, जब इंसान अपनी गलती मानकर सही रास्ता चुन ले। गांव वाले तालियां बजाने लगे। उस तालियों की गूंज से चौपाल गूंज उठा। सुष्मिता अपना नया बैल और लकड़ी के पैसे लेकर घर पहुंचती है, और घर पहुंचकर मोहन को सारा किस्सा बताती है। ये सब सुनकर और अपने नए बैल को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी सुष्मिता, तू मेरे किसी बेटे से कम नहीं है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बेटी। सच की ताकत यही है।
जो न सिर्फ धोखे को बेनकाब करती है बल्कि इंसान को बदलने की ताकत भी देती है। सुष्मिता की बहादुरी ने न सिर्फ अपने पिता का हक वापस दिलाया बल्कि पूरे गांव को लालच और बेईमानी के खिलाफ खड़ा कर दिया।